गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड का सेकंड चैप्टर पतंग। यह आलोक धनवा कवि के द्वारा लिखित है। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, यह एकमात्र संग्रह था। और इनको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर, यह कवि का विचार था। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत सी छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। 1972-73 में प्रकाशित इनकी प्रारंभिक कविता हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं का कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से, मतलब आलोचकों की वजह से, उनके निंदकों की वजह से, उन्हें अनेक अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी भी थोक के भाव में लेखन, मतलब कविताएं नहीं लिखी। 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। और काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और राष्ट्रीय संस्थानों विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी निभाई। तो इनकी जो कविता है पतंग, इस पतंग के माध्यम से कवि ने शरद ऋतु की चमक और बालमन की उमंग का सुंदर चित्रण किया है। भादों के धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु जब आती है तो उसकी प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई। पतंग उड़ाने लगे बच्चे, मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगें उड़ने लगी, बच्चियाँ सीटी बजाते हुए किलकारियाँ मारती दौड़ने लगी। बच्चे मानो कपास के लिए पैदा हुए, इनके पैर पूरी पृथ्वी पर ऐसे दौड़ रहे थे, ऐसे बेचैन थे, वे छतों पर इस प्रकार बेसुध होकर दौड़ते थे कि उनको गिरने का भी डर नहीं रहता था। और वे डाल की तरफ पैक भरते हुए चले जाते थे, मतलब वह एक डाल से दूसरी डाल, उनको इसका भी डर नहीं रहता था क्योंकि उनमें उत्साह और उमंग रहता था। उनकी गति पाकर दिशाएं मृदंग की भांति बजने लगती थी, मतलब उनकी उत्साह देखकर दिशाएं, जो चारों दिशाएं भी उत्साह में आ जाती थी और बजने लगती थी। खेलते उनका शरीर इतना रोमांचित रहता था कि गिरने से भी बचता है, मानो पतंग की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। बच्चे मानो पतंगों के साथ ही उड़ते हैं, कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, तब उनका साहस और आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार पतंग के माध्यम से कवि ने बच्चों के उत्साह के बारे में बताया है। तो पहला, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सबेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसे लाल सबेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसमें कवि ने बताया कि भादों का महीना, जिसमें सबसे तेज़ बौछारें होती हैं, वह भी चला गया। बारिश के बाद आ गई शरद ऋतु, और यह शरद ऋतु इतनी उजली थी, इतनी उजली थी, आपने कभी भी देखा होगा बारिश के बाद जब शरद ऋतु आती है तो उसका उजाला अलग ही होता है। तो इतनी उजली थी मानो अंधेरे का के बाद सवेरा हो गया हो। और शरद का सवेरा खरगोश की आंखों के जैसा लाल भूरा था। शरद का उज्जवल मास, मतलब चमकीला मास, इस तरह उमंग, उत्साह, चमक से भरपूर था कि कोई उत्साही बालक, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई उत्साही बालक पुलों को पार करते हुए, चमकीली साइकिलों को तेज़ी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजाते हुए और बच्चों को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ धमके हो। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों में उत्साह बताया गया था। आशय यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह था, उमंग था, धूप में चमक थी, मीठी मीठी शोर और खेलने के इशारे और पतंगबाजी का माहौल था। यूँ लगता था
यूँ लगता था कि मानो शरद ऋतु बालक ने आकाश को बहुत कोमल बना दिया, साफ और मुलायम बना दिया, जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके। और पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की, रंगीन चीज़ है। जो पतंग है वह दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज़ है। उसमें लगी बाँस की कमानी भी बहुत पतली होती है। और जब पतले कागज़ और कमानी से बनी पतंग बच्चे उड़ाते हैं, खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं और किलकारियां मारने लगते हैं। और पतंग से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग बिरंगी तितलियां की चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। मतलब ऊपर जब पतंगें उड़ती हैं रंग बिरंगी, तो ऐसा लगता है कि बहुत सी तितलियां उड़ रही हैं। अब इसके बाद है सेकंड, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह, लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो इस प्रकार कवि ने पतंग के माध्यम से बताया है कि कवि कहते हैं ऐसा लगता है मानो बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास लेके आते हैं। आशा यह है कि उनके शरीर में एक प्रकार की चोट और खरोच के सहने योग्य होती है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वह दौड़ते भागते पतंग के पीछे गिरते, उनको खरोच भी लगती, चोट भी लगती, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कवि कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जन्म से लेके ही वह अपने साथ कपास लेके आए हैं, मतलब पैरों में। तो उनको शरीर में यदि कोई चोट या खरोच लगती तो वे सहने योग्य होते हैं। उनके पाँव में एक बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालते हैं। मतलब पूरी पृथ्वी पर दौड़ते रहते हैं, वे मानो सारी धरती पर घुमाना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का कोई बोध नहीं होता, क्योंकि उसमें उमंग होता, उत्साह होता है, चंचलता होती है। वे कठोर छतों को इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वह बहुत नरम हो, और उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी लयपूर्ण चाप के कारण सारी दिशाएं मृदंग जैसी मीठी संगीत गूंजने लगता है। और प्राय वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए झोंकों की तरह, जब पैर भरते हुए चलते हैं, आपने देखा होगा दौड़ते हुए चलते हैं वे, और ऐसा लगता है कि वह मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचीली गति से झूल रहे हों। इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं और अपने रोमांचित शरीर को मस्त लय के कारण बचते हैं। और पतंग की ऊपर जाती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। वे पतंग मानो अपनी डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाल रही हैं। तो छतों के खतरनाक किनारों पर भी दौड़ते रहते हैं और बच जाते हैं, है ना। पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे दौड़ रहे हैं और खूब दौड़ते हैं, मानो पेड़ की लचीली डाली से लटक रहे हैं। उनको इतना भी डर नहीं रहता, और इतना खतरनाक होते हुए भी वे बच जाते हैं। अब तीसरा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि कह रहे हैं कि पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पतंग के साथ खुद भी उड़ रहे हैं, और वे अपने शरीर के छिद्र, रंध्रों मतलब अपने रोएं से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। यूँ तो वे कभी गिरते नहीं हैं, और यदि कभी कभार वे छतों खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं, तो वे पहले से और अधिक निडर हो जाते हैं। जब वे छतों से गिर जाते तो बार बार कहते हैं ना कि हम तो एक बार क्या 10 बार गिर चुके हैं।
कहते हैं, तो हम 10 बार गिर चुके हैं। तो इस प्रकार वह यदि एक बार छतों से गिर भी जाते हैं तो उनका निडर मतलब निर्भय हो जाते हैं, और तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। मतलब सुनहले, जिस प्रकार सूरज चमकता है, तेज प्रकाशमान होता है, तो उसी प्रकार एक बार गिरने के बाद वह इतने निडर हो जाते हैं कि वह सुनहले सूरज के समान प्रकाशित होने लगते हैं, क्योंकि अत्यधिक उनमें उत्साह आ जाता है, चंचलता आ जाती है। और तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी धरती पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, और वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं, उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। तो इस प्रकार कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों के उत्साह, उनकी निडरता, उनकी चंचलता आदि के बारे में बताया है। तो यह चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।